नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग मेरा अक्सर सहयोग करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप लोग शेयर भी मेरे वीडियोस को करते रहते हैं। बहुत से लोग मेरे चैनल के मेंबर बने हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने हैं। इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो मेरा सहयोग समय समय पर करना चाहते हैं, मुझसे डिटेल्स पूछते रहते हैं, तो उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है। इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल में जो पट्टी चलती रहती है उसमें भी देख सकते हैं कि आपको मेरी यूपीआई आईडी, और अगर आप विदेश से सहयोग करना चाहते हैं तो उसमें मेरी पेपल आईडी आ रही है। और आजकल मैंने अपनी पेटीएम नंबर भी डालनी नीचे डिस्क्रिप्शन में शुरू कर दी है। आप उसके माध्यम से मुझे कुछ भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद। बात करते हैं देश की राजनीति की, और देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष किस तरीके से 2024 में स्टैंड करेगा उसके बारे में। देखिए, 2024 को लेकर अब तक एक ही धारणा बनी हुई है कि नरेंद्र मोदी की वापसी तय है तीसरी बार। आम जनरल परसेप्शन यही है। लोगों का ये मानना है कि चूंकि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी जैसा कमज़ोर चेहरा है, इसलिए नरेंद्र मोदी को अभी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये धारणा लगातार बनी हुई है। इस धारणा को तोड़ने की तमाम वजहें अभी हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनावों के नतीजों से निकलकर सामने आ रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं ममता बनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं। और इसके अलावा इन 5 राज्यों के चुनावों के जो नतीजे आए हैं, उनका ट्रेंड जिस तरीके से रहा है और मतदाताओं ने जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ वोटिंग किया है, उससे ये साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी की राह इतनी आसान नहीं होगी जितनी 2019 में थी। इसकी और भी वजह हैं। कोरोना काल का जो पेंडेमिक ऐसा आया है, इसके तमाम ख़राब इम्प्रेशन नरेंद्र मोदी और बीजेपी शासित राज्यों में सब जगह देखने को मिलने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जनता में कुछ चीज़ों को लेकर बेचैनी बढ़ी है, नाराज़गी बढ़ी है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि अगर सामने राहुल गांधी जैसा कमज़ोर शख्स है, तो फिर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से कौन रोक सकता है। विपक्ष में अक्सर बात उठती रही है कि शरद पवार एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं जो नरेंद्र मोदी के सामने स्टैंड करें। लेकिन शरद पवार की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि शरद पवार की उम्र अब इतनी अधिक हो गई है और स्वास्थ्य उनका इतना ख़राब हो गया है कि वो जिस एक्टिव शरीर की आवश्यकता इस तरह की राजनीति के लिए होती है, उस तरह का शरीर अब शरद पवार साहब का नहीं रहा है। और वैसे भी शरद पवार उस जनरेशन से आते हैं जो जनरेशन राजीव गांधी, वीपी सिंह के समय की हुआ करती थी। और उस समय का कोई भी पॉलिटिशियन इस समय एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है। ये बिरले हैं, ये उनमें से रेयर हैं। दूसरी ओर जो अब नतीजे सामने आए हैं 5 राज्यों के, उनमें एक चीज़ बहुत स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम मतों की लामबंदी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हुई है। मुसलमानों ने बीजेपी को एक वोट नहीं दिया है इन 5 चुनावों में। अक्सर बीजेपी के नेता ये कहते हुए सुने जाते हैं कि भाई हमने 3 तलाक का ऐसा नियम बनाया है जिससे मुस्लिम महिलाएं ख़ासतौर से बीजेपी को वोट कर रही हैं। और पिछली बार जब कुछ चुनावों के नतीजे आए थे उत्तर प्रदेश में भी और कुछ और जगह भी, छोटे मोटे जब चुनाव हुए थे, कुछ उपचुनाव वगैरह हुए थे, तो उसमें भी ये चर्चा निकल कर सामने आई थी कि मुस्लिम इलाकों में भी बीजेपी को वोट अब मिलने लगा है और मुस्लिम महिलाएं चुपके से जाके बीजेपी के समर्थन में साइलेंट वोटिंग कर देती हैं। एक धारणा बीजेपी ने ये बनाने की कोशिश की थी। इस धारणा को पूरी तरीके से इन 5 चुनावों के नतीजों ने खंडित कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान
बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करते हैं। वो नहीं चाहते कि बीजेपी आगे बढ़े, और मुस्लिम महिलाओं को इतना अधिकार नहीं अभी मिला है कि वो अपने शोहर की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर कहीं वोट डाल दें। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, इन सभी स्टेट्स में बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त वोटिंग मुसलमानों ने की है। और पश्चिम बंगाल और असम की जो पोलिंग की जो डिटेल्स आ रही हैं, उनसे तो ये स्पष्ट हो गया है कि मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है कि भाई किसी भी तरीके से बीजेपी नहीं आनी चाहिए। और जो पश्चिम बंगाल का नतीजा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बीजेपी 200 सीटें ले आएगी, ये कर देगी, वो कर देगी, नतीजा बिल्कुल उसके उलट हुआ है। यही वजह है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को भयंकर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इसके संकेत तमाम बनने लगे हैं। सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी को गांधी परिवार एक्सेप्ट करेगा एक विपक्ष के फेस के रूप में, क्योंकि अब तक गांधी परिवार की धारणा यही रही है कि भाई हमारी पार्टी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और नरेंद्र मोदी को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो हम कर सकते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी भी बधाई दे रहे हैं ममता बनर्जी को। कांग्रेस के तमाम नेता, राहुल गांधी और तमाम वहाँ के जो नेता हैं, वो वहाँ से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बुरी तरह हारने के बाद, अपनी सब जगह जमानत जब्त कराने के बावजूद भी ममता बनर्जी में कुछ उम्मीद की किरण देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हम नहीं सही तो कम से कम ममता बनर्जी ही सही। कोई तो आया नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला। और फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जिस तरीके से तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में आक्रामक तरीके से हैंडल किया है, घर में घुस घुस कर पीटा है, तो उसकी बात तो सारे विपक्ष को ये लगने लगा है कि यार ममता बनर्जी जो है नरेंद्र मोदी से उन्हीं के तरीके से टक्कर लेना जानती है और टक्कर ले रही है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में पहले से कोई चेहरे नहीं रहे हों। समय समय पर ऐसे तमाम चेहरे सामने नज़र आए हैं जो कांग्रेस से ही निकले हैं और बड़े चेहरे बने हैं। देखिए, अगर कांग्रेस ने इस देश को 6 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं तो 6 ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी इस देश में बने हैं जो कभी कांग्रेस से ही अलग हुए थे, जैसे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। ये सब कभी न कभी कांग्रेस का हिस्सा थे और बाद में सर्वश्रेष्ठ राजनीति अपनी ऊंचाइयों तक ले गए और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनने में सफल रहे। इसके अलावा कुछ और ऐसे लोग थे, बड़े चेहरे हैं, जो कभी कांग्रेस से अलग हुए, उन्होंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की लेकिन विफल रहे और बाद में फिर कांग्रेस में गांधी परिवार में आकर उन्होंने अपनी हाजिरी लगानी शुरू कर दी और दरबारी बन गए इंदिरा गांधी के या राजीव गांधी के। जैसे लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी। तो बाबू जगजीवन राम, जिनकी बेटी मीरा कुमार लोकसभा की स्पीकर रही हैं और कांग्रेस की लीडर हैं, बहुगुणा साहब, हेमवती नंदन बहुगुणा, नंदिनी सतपथी, भजन लाल, AK एंटनी, माधवराव सिंधिया, अर्जुन सिंह, विद्याचरण शुक्ल, ND तिवारी, K करुणा किरण, अंबिका सोनी, अजीत जोगी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये सब लोग उनमें से हैं जिन्होंने कांग्रेस से कभी अपना अलगाव का अपना रास्ता अपनाया लेकिन बाद में फिर पार्टी में लौट आए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी शख्स हुए जो लौटे भले ही नहीं लेकिन अपनी उतनी बड़ी पहचान भी नहीं बना पाए कि वो देश के किसी राज्य के CM बन सकें या इस तरह की पोजीशन इख्तियार कर सकें जिस तरह की पोजीशन ममता बनर्जी ने इख्तियार की है कि कांग्रेस से अलग हुई तो कभी वापस गई नहीं और 3 बार CM बन गई। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से ही अलग हुए थे। देवीलाल साहब, उनकी तो पार्टी आज भी चल रही है लेकिन उस लेवल की सक्सेस उन्हें नहीं मिली थी जिस लेवल की ममता बनर्जी को मिली है। बीजू पटनायक और उनके बेटे नवीन पटनायक सक्सेसफुल हैं लेकिन उनका ऑरा इतना बड़ा नहीं बन पाया है जितना ममता बनर्जी का बना है और यही वजह है कि ये कभी पावर हाउस नहीं बन सके सत्ता का। इसके अलावा कुछ और बातें जैसी ऐसी हैं जो ममता बनर्जी की तरफ इंडिकेशन देती हैं कि ममता बनर्जी फेस हो सकती हैं 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने। कैसे?
देखिए, ममता बनर्जी को राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था। राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस इसलिए किया था कि जब 1984 में इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी पर जिम्मेदारी आई कांग्रेस की संभालने की, तो उस समय पश्चिम बंगाल में प्रणब मुखर्जी और सुब्रतो मुखर्जी ये लोग नेता हुआ करते थे, और इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के रूप में एक युवा फेस है हमारे सामने, और हम अगर इसे आगे बढ़ाएं तो हमें पश्चिम बंगाल में लाभ हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जूझ रही थी कम्युनिस्ट दलों से। कम्युनिस्ट दलों का एक लंबा शासन वहाँ पर चल रहा था। तो ममता बनर्जी को राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया, और ममता बनर्जी ने 1984 में जो अपना लोकसभा चुनाव लड़ा पहला, उसमें उन्होंने सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज को हराया था, जो बाद में लोकसभा के स्पीकर भी रहे। इसके बाद लंबा एक दौर चलता रहा। कांग्रेस भी विघटन के दौर से गुजरी। कांग्रेस राजीव गांधी के निधन के बाद कांग्रेस का नेतृत्व तो एकदम बिखर सा गया। सोनिया गांधी रेडी नहीं थी, सीताराम केसरी अध्यक्ष हुआ करते थे। 1997 की बात है, 1997 की बात है कि सीताराम केसरी के खिलाफ जब ममता बनर्जी ने बगावत की आवाज़ उठाई थी, और उस समय सोनिया गांधी ने रियलाइज़ किया था कि हाँ, ये लड़की मेरे साथ आ सकती है। बाद में जब सीताराम केसरी को उठाकर बाहर फेंक दिया सोनिया गांधी ने, और पार्टी पर कब्जा कर लिया लंबे समय के लिए, जो आज तक चल रहा है, तो उस समय ममता बनर्जी इनके साथ रही। लेकिन बाद में धीरे धीरे गांधी परिवार से, उन सब बातों में डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, धीरे धीरे गांधी परिवार से भी ममता बनर्जी का अलगाव होता चला गया, और 15 साल पहले ममता बनर्जी ने पार्टी अपनी अलग बना ली। और आज देखिए 15 साल बाद ममता बनर्जी कहाँ खड़ी हैं। पार्टी से अलग हुई, लेकिन कभी भी पार्टी में वापस जाने की कोई इच्छा नहीं जताई, और ना ही इस तरह का कोई प्रयास किया कि ऐसा लगे कि इनकी वापसी हो सकती है। अलग हो गई तो बस हो गई, और अपनी धुन में आगे बढ़ती चली गई। यही वजह है कि आज ममता बनर्जी इतना बड़ा फेस बन चुकी हैं कि विपक्ष अगर आवाज़ उठाए, शरद पवार जैसे नेता अगर ये कह दें कि ममता बनर्जी को हम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का फेस प्रस्तुत कर सकते हैं, तो कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। कोई इस बात से ये नहीं कह सकता कि यार ये चॉइस गलत है। वास्तव में अब ममता बनर्जी एक ऐसा फेस बन चुकी हैं जो नरेंद्र मोदी के सामने 2024 में अगर सब में सहमति बन जाती है, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मान जाते हैं। हाल में तो अभी फ़िलहाल तो स्थिति मुझे लग रही है कि कांग्रेस की ही खराब नज़र आ रही है। देखिए, कांग्रेस से अलग हुए कितने ऐसे चेहरे हैं जो आज सत्ता चला रहे हैं अलग अलग राज्यों में। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो देखिए, शरद पवार, इनके सहयोग से शिवसेना की सरकार चल रही है उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में जो केसीआर हैं, जिन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई है, वो भी कांग्रेस से ही निकले हुए हैं, और कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से वहाँ पर लगातार 2-3 बार सीएम बन चुके हैं। इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी हैं, वाईएसआर कांग्रेस, उनके पिता की जो पार्टी है कांग्रेस से अलग होकर बनी हुई है, और आंध्र प्रदेश में कितने स्ट्रॉन्ग हैं। कोई भी चुनाव हो रहा है, वहाँ उपचुनाव होता है, विधानसभा, लोकसभा चुनाव, वाईएसआर कांग्रेस बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रही है। इसके अलावा पुडुचेरी में जो अभी एनडीए के सहयोग से जो चीफ मिनिस्टर बने हैं एन रंगास्वामी, ये भी कांग्रेस से ही निकले हुए हैं। इन सब राज्यों में कभी कांग्रेस की तूती बोला करती थी, और इन सभी राज्यों से कांग्रेस को अब इन लोगों ने साफ कर दिया है जो खुद कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। जैसे कुछ छोटे मोटे अगर मैं नाम लूँ, पुराने ज़माने में जिनके नाम मैं शायद भूल गया बताने, कुछ ऐसे नाम थे जो पहले कांग्रेस से अलग हुए थे, और बाद में उस पोजीशन पर नहीं आ पाए, आया राम गया राम टाइप के लोग रहे। जैसे कि बंसी लाल थे, हरियाणा में भजन लाल थे, और कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की पार्टी थी। इन्होंने भी कभी कांग्रेस के सामने स्ट्रांगली खड़े होने की कोशिश की थी, लेकिन उस पोजीशन में नहीं आ पाए थे जिस पोजीशन में जगन मोहन रेड्डी आ गए हैं, या फिर केसीआर आ गए हैं, या फिर ममता बनर्जी आ गई हैं। शरद पवार भी कभी इस तरह की सत्ता महाराष्ट्र में नहीं अपनी बना पाए जिस तरह की ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बनाई है। तो निश्चित रूप से ये तो एक बड़ा एक सीन क्रिएट होने ही वाला है कि अगर विपक्ष के फेस के रूप में ममता बनर्जी को प्रस्तुत करती है शरद पवार या कोई ऐसे दूसरे बड़े दिग्गज नेता,
या फिर कांग्रेस अगर इस पर सहमत हो जाती है तो निश्चित रूप से 2024 में नरेंद्र मोदी को दिक्कत इससे हो सकती है। फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति ने देश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। जिस तरीके से बीजेपी अक्सर परसेप्शन का खेल करके दूसरे राज्यों में सत्ता हासिल करती रही है, वो परसेप्शन पश्चिम बंगाल में क्रिएट करने में वो विफल रही है और उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। फ़िलहाल स्थिति यही है कि इस तरह के जितने तमाम मुद्दे हैं वो समय के साथ, हालात के साथ बदल जाते हैं। हो सकता है कि 2024 से पहले कुछ चुनाव के नतीजे ऐसे आएँ तो बीजेपी फिर से बैक करे और बीजेपी फिर स्ट्रांगली उभर कर सामने आ जाए। लेकिन अभी जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है और कुछ और जो चीज़ें घटनाक्रम देश में हुए हैं, उनसे तो ये लग रहा है कि विपक्ष को आने वाले समय में ममता बनर्जी के नाम पर सहमत होना होगा, वरना राहुल गांधी के नाम पर कोई वोट देने वाला नहीं है नरेंद्र मोदी के सामने। बहरहाल वीडियो आज का काफ़ी लंबा हो गया, चर्चा भी कुछ ऐसी ही थी, बड़ी दिलचस्प चर्चा थी। इस पर, इस तरह के मुद्दों पर हम अक्सर बात करते रहते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। किसी और विषय पर अगर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें तो हम ज़रूर बात करेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।